हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीना गुप्ता। आज मैं ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे पार्ट को बात करना चाह रही हूँ। जैसा हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसमें इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो जनरली दो तरह का होता है। एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किसको कहते हैं, पहले हम ये जानेंगे, उसके बाद जानेंगे इनफॉर्मल क्या होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है वैसे किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए प्रबंध द्वारा तैयार किए गए संगठन ढांचा से होता है। यानी कि हम कह सकते हैं इट रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इज़ डिज़ाइंड बाय द मैनेजमेंट और अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ पर्टिकुलर टास्क। यानी कह सकते हैं कि किसी काम को पूरा करने के लिए या तैयार ढांचे को पूरा काम करने के लिए इसको बनाया जाता है। संगठन का ढांचा औपचारिक भी हो सकता है, जिसे हम जब कह सकते हैं उसमें फिर क्या किया जाता है, इसमें जनरली किया जाता है जो कि निश्चित होता है। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो निश्चित होता है और इससे पहले से ही परिभाषित कर दिया जाता है, तथा दूसरे से जो अनिश्चित होते हैं और उसे पहले परिभाषित नहीं किया जाता उसका हम लोग इनफॉर्मल कहते हैं। यानी कि औपचारिक संगठन का मतलब एक ऐसे संगठन से जिसके अंतर्गत संगठन में काम करने वाले कर्मचारियों या व्यक्तियों के उत्तरदायित्व, अधिकारों और पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट परिभाषित कर दिया जाता है, जिसे फॉर्मल कहते हैं। इस तरह से इसके कुछ विशेष लक्षण भी सामने आएंगे, या हम कह सकते हैं इसके कुछ फीचर्स होते हैं। पहला फीचर्स इसमें है कि इट हैज़ डिफाइंड इंटर रिलेशनशिप, यानी इसे परिभाषित करना आपसी संबंध होता है। आपसी संबंध को ये परिभाषित करता है। औपचारिक संगठन में एक ऐसी व्यवस्था है जिसे आपसी संबंधों को स्पष्ट व्याख्या की जाती है तथा सभी को अपने अपने दायित्व तथा अधिकार पता होते हैं। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि कौन सा किसको रिपोर्ट करेगा, यानी कौन किसको रिपोर्ट करेगा, इसमें ये क्लियर रहता है। दूसरा है इट इज़ बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर, यानी कि औपचारिक संगठन में एक पूर्व निर्धारित नियम तथा एक प्रोसीजर का पालन किया जाता है। इसके द्वारा नियोजन में जो निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करना हो उसके अनुसार सबके उत्तरदायित्व वो निर्धारित किए रहते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ बेस्ड ऑन डिवीज़न ऑफ वर्क। कह सकते हैं औपचारिक संगठन मुख्यतः जो होता है वो आधार पे या कार्य विभाजन होता है। किसी का भी आधार पे उस पर कार्य का विभाजन किया जाता है। इस तरह से इसी आधार पर विभिन्न विभागों के प्रयास एक दूसरे से संबंधित होते हैं, यानी डिवीज़न ऑफ वर्क, सबका कार्य का विभाजन कर दिया जाता है। नेक्स्ट है कि यह जानबूझकर स्थापित किया जाता है, यानी कि इट इज़ क्रिएटेड बाय डिलिबरेटली, यानी हम कह सकते हैं कि ये जानबूझ के बनाया जाता है। इस संस्था का उद्देश्य होता है कि सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए जानबूझकर इसे बनाया जाता है। नेक्स्ट है कि यह अव्यक्तिगत होता है, यानी इट इज़ इम्पर्सनल। इसमें क्या होता है कि इसके अंतर्गत व्यक्तिगत जो होते हैं व्यक्तिगत भावनाओं को अनदेखा करके कठोर अनुशासन का पालन करने की बात कही जाती है। इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत ये नहीं होता है बल्कि यह अव्यक्तिगत होता है, यानी इसके अंतर्गत व्यक्ति का नहीं बल्कि काम का महत्व होता है। नेक्स्ट है यह अधिक स्थिर होता है, इट इज़ मोर स्टेबल, यानी कि इसमें व्यक्तियों की आवश्यकताओं और इच्छाओं के अनुसार परिवर्तन नहीं किए जा सकते, अतः यह कह सकते हैं कि अधिक स्थिर होता है। नेक्स्ट है फिर इसमें हम कह सकते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं या फिर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहला इसमें है इजी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, या हम कह सकते हैं उत्तरदायित्व निर्धारण में आसानी। जैसा अभी हम लोग देखें कि इसमें क्या होता है, कर्मचारियों का जो अधिकार और कर्तव्य, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी निश्चित होने के कारण अकुशल कर्मचारियों का शीघ्र पता चल जाता है और उन्हें पकड़ा जा सकता है, और इससे क्या होता है उन्हें अकाउंटेबिलिटी का भी ये उठाया जा सकता है, यानी इसमें अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है और किसी भी काम को आसानी से पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट है नो ओवरलैपिंग
नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, यानी कि औपचारिक संगठन में क्या होता है कि सब कुछ व्यवस्थित ढंग से चलता रहता है। व्यवस्थित ढंग से चलने से क्या होता है कि किसी के कार्य को कोई नहीं छूटता और कोई भी कार्य में छूटने का भी संभावना नहीं रहती है, या कोई कार्य अनावश्यक रूप से एक से अधिक बार भी होने की संभावना समाप्त हो जाती है, इसलिए ओवरलैपिंग का भी इसमें सवाल नहीं होता। फिर नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड पॉसिबल, यानी कि आदेश की एकता संभव। इसमें क्या होता है, अधिकार श्रृंखला या अथॉरिटी जो कर दी जाती है, श्रृंखलाबद्ध कर दी जाती है, इससे क्या होता है, अधिकार श्रृंखला स्थापित करने के कारण क्या होता है, आदेश की एकता के सिद्धांत का पालन करना संभव हो पाता है। नेक्स्ट फिर है इजी टू गेट गोल्स, यानी कह सकते हैं कि लक्ष्यों को प्राप्त करने में आसानी। औपचारिक संगठन में क्या होता है कि समन्वय स्थापित होने के कारण भौतिक तथा मानवीय संसाधनों का उपयोग होने के कारण संस्था के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, यानी इजी टू गेट गोल्स, उसे इजीली प्राप्त किया जा सकता है। फिर है स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, जैसा हम लोग जानते हैं सभी व्यक्ति अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए उसमें नियमों का पालन करते हुए कोई कार्य करते हैं, परिणामतः या कह सकते हैं इससे क्या होता है कि उनके संबंध जो होते हैं वो अच्छे स्थापित होते हैं और संगठन में एक स्थिरता भी बनी रहती है। इस तरह से हम लोग देखें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे काम का डेलिब्रेशन होता है या कह सकते हैं डिसेंट्रलाइज होता है, जिससे सभी अपने अपने ड्यूटी को अच्छे ढंग से निभा पाते हैं। लेकिन ये सब तो हो गया उसकी विशेषताएं और उसमें, लेकिन उसके बावजूद उसके कुछ लिमिटेशन भी होते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लिमिटेशन होते हैं या कह सकते हैं उसकी कुछ सीमाएं होती हैं, जिसके सीमाओं में ये बंधे हुए रहते हैं। पहला है डिले इन वर्क, काम में देरी। इसमें क्या होता है जनरली कि प्रत्येक कार्य जो होता है वो नियमबद्ध होने के कारण, जैसा हम लोग शुरू में ही पढ़े कि ये नियम और रूल और रेगुलेशन में बटा रहता है या प्रोसीड्योर में बटा रहता है, जिससे क्या होता है के कारण अनावश्यक उसमें देरी होने की संभावना बनी रहती है। फिर कहता है लैक ऑफ इनिशिएटिव्स, पहल क्षमता में कमी। इस संगठन में जनरली क्या होता है कि कर्मचारियों को वैसा ही करना पड़ता है जैसा उसको निर्देश दिया जाता है, उसको कुछ सोचने का मौका नहीं मिलता, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि वो इनिशिएटिव नहीं ले सकता है और पहल क्षमता में कमी आ जाती है। नेक्स्ट है मैकेनाइजेशन ऑफ रिलेशन, यानी कि संबंधों का यंत्रीकरण। इसमें जनरली क्या होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सभी व्यक्तियों का जो संबंध को परिभाषित कर दिया जाता है और उन्हें इस तरह जकड़ दिया जाता है कि वह चाहते हुए भी लोगों के ज्ञान और अनुभव का फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें जो काम होता है वो रूल और प्रोसीजर के तहत बंधा हुआ रहता है, सबकी ड्यूटीज़ बढ़ती हुई रहती है, सबका एक कार्य का निर्धारण किया हुआ रहता है, जिससे कोई भी एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता और अगर वो कुछ इनिशिएटिव भी लेना चाहे तो वो अपनी मर्जी से नहीं ले सकता, जिसका नतीजा होता है कि काम में भी डिले हो सकती है। फिर कह सकते हैं इनिशिएटिव भी वो नहीं कर सकता, लैक होता है इसमें, और मैकेनाइजेशन ऑफ रिलेशन या कह सकते हैं संबंधों का भी एक यंत्रीकरण इसमें हो जाता है। अगर वैसे देखा जाए तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पे दो या दो से अधिक व्यक्तियों की क्रियाएं और समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जानबूझकर समन्वित की जाती हैं और उसे एक औपचारिक संगठन के रूप में जाना जाता है। यानी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जानबूझ के बनाया हुआ या कह सकते हैं कि इसमें दो व्यक्तियों की क्रियाएं जो होती हैं वो समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जानबूझ के ही बनाई जाती हैं। थैंक यू।